लीगल रिपोर्टर के सभी वीडियो को देखने के लिए लीगल रिपोर्टर को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन जरूर दबाएं। लीगल रिपोर्टर के खास कार्यक्रम लीगल लीजेंड में आपका स्वागत है। हमेशा की तरह हम तमाम कानून से जुड़ी हुई बड़ी हस्तियों से आपको रूबरू कराते हैं और इसी श्रृंखला में हमारे साथ एडिशनल सॉलिसिटर जनरल और सीनियर एडवोकेट अमन लेखी साहब हैं। अमन लेखी साहब, आपका लीगल रिपोर्टर से स्वागत है। थोड़ा सा शुरुआत के बारे में बताइए, अपने लॉ के बारे में बताइए। आपके फादर पीएन लेखी साहब एक बड़े वकील थे, तो कितना फ़ायदा उनसे मिला और लॉ का थोड़ा बैकग्राउंड क्या रहा? फ़ायदा ये था कि मैं उनका बेटा हूँ। मुझ में मेरे लिए एक आइडियल रोल मॉडल मिले, जिसके अंदर वो एट्रीब्यूट्स थे जो एक अच्छे वकील और एक अच्छे ह्यूमन बीइंग में होने चाहिए। और क्योंकि वकील इज़ एसेंशली एन पर्सन हु स्टैंड्स अप फॉर अनदर एंड फाइट्स फॉर प्रिंसिपल्स, एसेंशली इन आइडियलिक वे, much like Atticus Finch, that's just killing a mockingbird होता है, तो it's like a eponymous thing, lawyer like Atticus Finch. My father was like that. So because I was his son and बड़े होते हो देखते हो, I found him incorruptible, I found him very courageous, I found him standing up to very powerful people unflinchingly. ये चीज़ें मैंने सीखी और मुझे लगा कि ये एक फैमिली ट्रेडिशन है जिसे मुझे आगे चलाना है। और ये जो कैरेक्टर ट्रेट्स हैं आजकल थोड़े दिखते कम हैं, तो इनकी ज़रूरत, आज की ज़रूरत, अहमियत और भी ज़्यादा है। तो दिस इज़ द बिगेस्ट एडवांटेज आई हैड कि मेरे लिए एक आइडियल, मेरे हिसाब से एक आइडियल इंडिविजुअल वाज देयर। हाउएवर व्हाट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इज़ मैं कभी उनके साथ काम नहीं किया, क्योंकि हमारी सोच से एक ठीक थी, काम करने के ढंग में थोड़ा वेरिएशन था। मुझे लगा कि उनके मैं रास्ते में ज़्यादा आ रहा हूँ, उनको फ़ायदा कम मिल रहा है। और ऐसे एक इंसिडेंट हुआ बहुत शुरू में, थोड़े महीने थे मेरे वकालत के अंदर, जब एक कॉन्फ्रेंस के अंदर मैंने कुछ बोला, चीफ सेक्रेटरी और साहब का मैटर था, तो सेक्रेटरी साहब ने बोला यू शट अप। तो जब उन्होंने बोला यू शट अप, तो मैंने सोचा कि मेरे पिताजी बोलेंगे उसे कोई ऐसे वकील कुछ नहीं बोल सकते शट अप, और मैं कानून की बात कर रहा था, दूसरे की बात कर नहीं रहा था, वो चुप रहे। तो मुझे लगा कि शट अप उसने बोला है, बोलना चाहते होंगे मेरे पिताजी। तो मैंने उसी दिन डिसाइड किया कि मैं उनके साथ काम नहीं करूँगा। और अब एक अलग कमरा था, टेबल कुर्सी लगाई, मैंने बोला कुछ भी हो, कमाऊँ ना कमाऊँ, चलूँ ना चलूँ, वकालत खुद करूँगा। और उस इंसिडेंट ने मेरे को एक सेल्फ बिलीफ जो मेरे में पहले थी उसे बाहर उभरने का मौका दिया, और मुझे हमेशा फ्रॉम द बिगिनिंग अपना ही आदमी बना के रखा, जिससे कि मैंने वो किया जो मुझे लगा मुझे ठीक लगता है। और अगर मुझे ठीक लगता है तो मैंने पूरे जी जान से किया और फिर कुछ सोचा नहीं। और ऐसा कॉन्फिडेंस होना अपने में और बिलीफ होना किसी भी वकील के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है। तो वो शट अप बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ थी। हम जैसे जो जर्नलिस्ट हैं जो लगातार कोर्ट्स कवर करते हैं, सुप्रीम कोर्ट या ट्रायल कोर्ट में, हमने पीएन लेखी साहब को, यानी कि अमन सर के फादर को सुना है। एक बेहद समझदार और एक बेहद कह सकते हैं कि बड़े वकील थे और संविधान के बड़े जानकारों में से एक थे। क्या इसका तमाम अमन साहब फ़ायदा नुकसान क्या रहता था? ये फ़ायदा तो मैंने बताया, मेरे को देखकर, उनको सामने रखकर, उनको आई वर्शिप हिम एज अ मैन, एज अ लॉयर, द ओनली पर्सन एक्सेप्ट परहैप्स मिस्टर सीरभाई जिनको मैं एक आइडियल मानता हूँ। बट क्योंकि जैसे मैंने बोला वो स्टैंड लेते थे, और हिंदुस्तान में स्टैंड लेने का मतलब कि भैया आप कंट्रोवर्सी में आओगे, और कंट्रोवर्सी में आओगे तो आप जो इंट्रेंच इंटरेस्ट है उनके साथ झगड़ा करोगे, और इंट्रेंच इंटरेस्ट हमेशा बहुत पावरफुल लोग होते हैं, उनके साथ झगड़ा करना हर एक के बस की बात नहीं होती। अब वो मेरे पिताजी को तो हाथ नहीं लगा सकते थे, क्योंकि नामी वकील थे और उनका एक अपना एक ओहदा था। तो जब मैं जाता था तो उनकी जितनी जो जजेस होते थे, कोई वकील होते थे, उनकी सारी जो
फ्रस्ट्रेशन होती थी, खुंदक होती थी, एंगर होता था, वो सारा मुझ पे निकलता था। यहाँ तक मैं नाम नहीं लेना चाहता, जजेस जो बाद में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वगैरह भी बने, वो मेरा मैटर कैसा भी हो ना भी हो, अगर मैं पेश हो रहा हूँ तो दैट यूज्ड टू बी इन मैनी टाइम्स डिसमिस्ड। उसका दिस वाज इन वन वे अ प्रॉब्लम। लॉयर्स ऑल्सो एक प्री कंसीव्ड नोशन होती है कि भैया आप मेरे पिताजी को जानते हो तो उस आइडिया के साथ आप मुझे देखते हो। मैं एक अपना आदमी हूँ, मैं डिफरेंट हूँ, कई चीज़ों में डिफरेंट हूँ, दैट डिफरेंस वाज देयर। पर उसका एडवांटेज ये हुआ कि इतनी हॉस्टिलिटी, बहुत हॉस्टिलिटी थी उस समय, दैट पॉइंट ऑफ टाइम। ये एक्टिविज्म का ज़माना नहीं था, दैट इज अबाउट टॉकिंग अबाउट 25 ईयर्स, जहाँ टीवी है, अब सब कुछ है, अब तो बिल्कुल एक फैड बन गया एक्टिविज्म। वो उस टाइम एक्टिविस्ट थे जब ये फैड नहीं था, ही वॉज अ प्रिंसिपल्ड एक्टिविस्ट। तो मुझे अपने को डिफेंड करने में, अपने आप को सस्टेन करने में, अपने आप को फिर भी चलाने में तो बहुत जोर लगाना पड़ता था, तो उससे बहुत मेरे को बहुत सीख मिली। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में अमन सर को जो भी लोग वकालत करते देखते हैं वो मानते हैं कि बिल्कुल तीन लेख हिसाब से कहीं कोई कम नॉलेज या कहीं उसके आर्गूमेंट में कोई कमी नहीं रहती है। सीनियर एडवोकेट बनने का सफ़र कैसा रहा? सुप्रीम कोर्ट में आए, पहला अगर याद हो आपको, बतौर सीनियर एडवोकेट कोई मामला किया हो? नहीं, नॉट एज सीनियर एडवोकेट। अगेन पहला मैटर था तो मैं कोर्ट में गया, बड़ा इंटरेस्टिंग इंसिडेंट था। तो मैं दैट वाज द शॉर्ट टाइम एंड आई वाज माय फादर। तो मैं मैटर हमेशा ऐसे तैयार करता था कि मुझे बहस करनी है, चाहे कोई और ने करना। मैं अपने अपने जूनियर्स को भी ये बोलता हूँ, मेरे साथ भी हो तो ये मत सोचो मैंने बहस करनी है, ये सोचो आप कैसे बहस करोगे, और फिर कोर्ट में देखो कि जो आपने सोचा जो कोर्ट में हुआ वो उसमें कितना मेल है। तो मैं तो तैयारी करके गया था मैटर में। तो जो जज थे उन्होंने मुझे देखा, और जैसे जूनियर वकील होता है तो उन्होंने सोचा थोड़ा मस्ती करते हैं, तो उन्होंने मेरे पिताजी को बोला आप नहीं बहस करना, हम इनको सुनेंगे। तो मैंने बोला वेरी गुड, मैं तो बहुत खुश, बोले ठीक है मैं कर दूंगा। तो मैंने फिर उसके बाद, मैं पूरा तैयार था, तो मैंने 25 मिनट के करीब मैंने बहस करी। वो 25 मिनट के करीब, अभी भी आई विल नॉट नेम द जज, तो द जेंटलमैन जजेस, मैं आप मानेंगे नहीं, वो जो लिप्स थी, फेस था, दैट वाज शेल शॉक्ड एंड द माउथ वाज गेपिंग ओपन, राइट, ऐसे, राइट। और उन्होंने उस दौरान कुछ सिर्फ मेरे को, क्योंकि जब वकालत करते हैं, वकालत में बोलने का ढंग, जैसे अब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, अलग है, एक एक तरीका है। जब तक आप प्रोफेशन में अच्छी तरह सिमुलेट नहीं हो जाते, वो आप नहीं कर सकते। तो जैसे योर लॉर्ड बोलना, माय लॉर्डशिप बोलना, अब ये हम लोगों को, अगर आप जब तक वकालत नहीं करते माय लॉर्ड बोलना, किसी को दैट डजंट कम, दैट माय लॉर्डशिप। सो मैं द ओनली थिंग जहाँ मैं गलती कर रहा था वो मैं माय लॉर्ड बोलना। तो मुझे अभी भी याद है, मैं माय लॉर्ड नहीं बोल रहा था, मैं या सर, मैं ऑनर, आदत होती है तुम वो हो। तो मेरे को दैट वाज द ओनली इंटरजेक्शन विच माय फादर सेइंग माय लॉर्ड, मेरे को अभी भी याद है बोल रहे हैं माय लॉर्ड। एनीवे आई आर्ग्यूड इट एंड द कोर्ट फॉर अबाउट व्हाट सीम्ड टू बी इटर्निटी, बट वो बहुत छोटा टाइम था, वो थोड़ी देर के लिए चुप रहे, फिर उन्होंने ऑर्डर किया मेरे फेवर में। एंड आई स्टिल रिमेंबर जब मैं वापस घर आया तो माय मदर गिव मी अ हग। तो मैं कभी वो ऐसी कुछ करती नहीं थी, तो मैं बड़ा हैरान मिला आज क्या अनोखी चीज़ होगी। तो उन्होंने बोला कि यू हैव आर्ग्यूड। तो मेरे को अभी भी याद है, मैं बोला आप कैसे सोच भी कैसे सकते थे कि अगर मैं कोर्ट में जाऊंगा, मैं तैयार होकर नहीं जाऊंगा, इससे बड़ी बात क्या है, मैं तो बहस करने तो जा रहा था। सो दिस इज हाउ इट बिगैन एंड थ्रू अ करियर यू हैव, हर एक वकील चाहता है कि उसे कोई ब्रेक थ्रू केस मिले, और जिस केस से वो एक अगला अपना अपना पड़ाव बदले। So the endeavor is constant, that happens. So by God's grace, over a period of time, despite the fact कि ना मैं अपने पिताजी के साथ था, ना किसी और सीनियर के साथ था, और खुद अपने, ना मैं नेटवर्किंग में विश्वास करता था, क्योंकि वकालत में अनफॉर्चुनेटली दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द मेथड्स इन विच यू वर्क एंड यू नेटवर्क, दैट आप जूनियर से जितना बात करिए, आप जजों के साथ घुल मिलिए, वो मैंने इतना, यू शोड रिस्पेक्ट, वी डिडंट डू दैट। सो वर्क, मुझे काम कैसे मिलता था, मैं कोर्ट में बहस करता था, तो अंदर ने देखा जूनियर वकील बहस कर रहा है, अच्छा बहस कर रहा है, तो कोर्ट के बाहर मुझे केस मिल जाता था। तो ऐसे धीमे धीमे करके यू बोथ बिल्ड अ रेपुटेशन एंड बिल्ड अ प्रैक्टिस। जो आपने ब्रेक थ्रू की बात करी, और 3 दशक का एक बड़ा पीरियड रहा, कुछ हम केसेस के बारे में अमन सर जानना चाहते हैं जो आपके लिए बेहतर लैंडमार्क रहे, या आपको लगा कि इसमें
बड़ी हमने इसमें आर्गूमेंट करके एक बड़ा अचीवमेंट। केसेस तो बहुत हैं, आई मीन केसेस एंड आपको लगे हों कि जिसके नहीं, एक वही बेहतर मैं आप बोल रहा हूँ जी इन द सेंस बाय गॉड्स ग्रेस मैंने अक्रॉस द लीगल स्पेक्ट्रम काम किया है। मैं कभी किसी एक पर्टिकुलर फील्ड में काम नहीं किया। फ्रॉम फ्रॉम आई मीन आप ना मेरे को राइट विंगर कह सकते हो, ना लेफ्ट विंगर कह सकते हो, ना मैं क्रिमिनल लॉयर कह सकते हो, ना कॉन्स्टिट्यूशनल लॉयर, बिकॉज मैं हर एक चीज़ में मैंने काम किया है। दे हैव ट्रैवर्स्ड यू नो वेदर इट इज़ टेररिज्म एट वन पॉइंट ऑफ टाइम, जितने ये रेड फोर्ट, लाजपत नगर, whether it is corruption, whether it is 2G हो, whether it is freedom of speech जैसे आशीष नंदी हो या कुछ हो, whether it is these so-called godmen जैसे निर्मल बाबा वगैरह हो, whether it is any issue concerning say the armed forces, like recently insofar as the नेवी चीफ के सुपर सेशन का मामला था, उसको तो आई हैव डन अ फेयर नंबर ऑफ मैटर्स अक्रॉस द स्पेक्ट्रम ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ईच ऑफ विच हैव हैड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन इट। सो इट्स ऐसा 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 कोई वकील को अगर कुछ करना है तो दे कैन नॉट बी a case cannot be a singular achievement. It's not, the case can never be bigger than the lawyer. ये नहीं कि एक केस कर लिया तो आपका वकालत में तो you have to just move, reinvent and continue in the same profession. The beauty इसकी ये है कि आप इसको जब तक आप में जान है आप काम करेंगे, तो हमेशा कुछ ना कुछ और आएगा जिससे आप करेंगे और बेहतर आएगा, बड़ा करेंगे। तो जैसे आप ग्रो करते हैं आपकी कैपेसिटी बढ़ती है, आपकी रिसेप्टिविटी बढ़ती है, आपकी नॉलेज बढ़ती है और आप और बेहतर करते हो, तो एफर्ट इज़ दैट। आपको आपका चैलेंजिंग केस कौन सा था जो आपको लगता है कि बड़ा चैलेंजिंग था और सक्सीड हुए या नहीं हुए, मतलब दोनों ही कंडीशन में, लेकिन एक बड़ा चैलेंज था जिस चैलेंज को आपने लिया और अपनी तरफ से 100% फुल? As far as challenge is concerned, you can't classify cases. Every case is a challenge. You can't say ये case challenge है, because आप समझिए law has got a huge history. I mean, though of course हमारा in the Vedic time it was not so much developed, but nevertheless from the time of Greeks it's been there, and lawyers have been part of literature also, in whether affirmatively, positively or negatively caricatured or portrayed positively. Law is something which encompasses the entire field of human endeavor. That is the beauty. And so far as you take up someone else's responsibility and you pursue causes which are of universal concern. So हर एक केस के अंदर कोई इशू या प्रिंसिपल होता है जिसको आप डिफेंड करते हो, अगर इफ़ यू आर कमिटेड टू इट, एंड मेनी टाइम जिसको आप डिफेंड करते हो मीट नॉट नेसेसरली बी वन जिसकी एक जनरल अप्रूवल हो, जिसके बारे में कई बार, जैसे जब मैं टेररिस्ट का करता हूँ तो लोग उल्टी बात बोलते हैं, किसी और का करता हूँ, किसी गवर्नमेंट को डिफेंड करता हूँ तो बोलते हैं कैसे वो कर रहे हैं। तो दैट इज़ नॉट अ चैलेंज, बट आई कैन जस्ट टेल यू अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी, नॉट अ चैलेंज फॉर द ह्यूमर, उसकी मजाकिया बात करने के लिए वकालत में, बिकॉज वो इसके इम्पॉर्टेंट है एक जूनियर, रिलेटिवली जूनियर लॉयर का इंटरेक्शन विद द कोर्ट इन अ मैटर जो जूनियर लॉयर के लिए बड़ा सिग्निफिकेंट है। अब हर एक, आई मीन दिस विल बी अंडरस्टूड बाय एनी लॉयर हु इज ग्रोइंग अप, हर एक जूनियर लॉयर चाहता है ऐसा केस आए मेरे पास जिससे मैं मेरी पहचान हो, सारे देखें। तो लॉटरी बीजेपी की सरकार थी, मैं 90s की बात कर रहा हूँ, मैं 5-6 साल हुए थे, तो बादल खुराना चीफ मिनिस्टर थे, एंड उन्होंने स्टेटमेंट दी, लॉटरी बैन करी दिल्ली के अंदर, और उन्होंने लॉटरी बैन करी और ये बोला कि मिस्टर जेटली, अरुण जेटली जी ने बोला है कि कोई कोर्ट इस बैन को स्ट्राइक डाउन नहीं करेगा। तो ये मैटर जिस तरीके से कई बार किसी जो आए थे उन्होंने मुझे किसी और मैटर में बहस करते हुए देखा था, तो इस करके मेरे पास आगे थोड़ा यंग वकील है, सस्ता होगा, काम करता है और इससे करा लेते हैं। कोई एवरी लॉयर, एवरी लिटिगेंट वांट्स टू सेव मनी, वो बाद में पैसा, केस खराब होने के बाद पैसा खर्चते हैं, शुरू में पैसा नहीं खर्चते। सो वो आए मेरे पास, मैं खुश, तो मैंने, मुझे अभी भी याद है कि मैंने वो मिस्टर खुराना की ये स्टेटमेंट कि कोई कोर्ट बैन नहीं करेगा, उसको मैंने नेक्स्चर बनाया था रिट के अंदर, और रिट मैंने वो करी। वो बड़ा इंटरेस्टिंग केस था, जो इसका इट वाज अ प्रिकर्सर टू जो केस अब हुआ है दिल्ली के बारे में, कि दिल्ली का कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस क्या है।
एंड जो गड़बड़ बाद में हुई वो उस केस के अंदर थी। आई एम टॉकिंग अबाउट 25 ईयर्स अगो दैट केस। एंड वो मैंने बहस किया कि दिल्ली यूनियन टेरिटरी है, स्टेट नहीं है, जिनका बीजेपी का कहना था कि क्योंकि लेजिस्लेटिव असेंबली है, इसका कि स्टेट है। एनीवे दैट मैटर, लीगल लीगैलिटी असाइड, दैट मैटर डिसाइडेड इन माय फेवर। सो आई वाज वेरी हैप्पी कि इट स्ट्रक डाउन। तो वो मैटर अपील में गए, सुप्रीम कोर्ट। जब सुप्रीम कोर्ट में गए तो मुझे पता चला मैटर लिस्टेड है, तो मैं कैबिनेट पे नहीं था, मैं पहुंच गया। मैंने बोला अब ये तो मैं बहुत यहाँ ये कर दिया, मैं सुप्रीम कोर्ट में जाके इसको वो करूँगा, अपने बारे में विजन ऑफ ग्रैंडियर बन गई, ये होगा वो होगा, ऐसे होगा वैसे होगा, सोचते हुए मैं पहुँच गया सुप्रीम कोर्ट। तो मिस्टर जेटली वॉज अपेयरिंग एज फॉर द पिटिशनर इन द अपील। तो उन्होंने मुझे देखा, तो ही वाज सरप्राइज ऑब्वियसली बिकॉज मिसलेनियस हियरिंग थी एंड आई वाज नॉट ऑन कैबिनेट। तो वो खड़े हुए, जस्टिस जे एल शर्मा चीफ जस्टिस थे। तो जैसे ही वो खड़े हुए, जैसे जजेस पढ़ के आते हैं, उन्होंने बोला लॉटरीज आर वेरी बैड। ये सिर्फ ये बोला, लॉटरीज आर वेरी बैड, स्टे। तो मैं खड़ा हो गया, मैंने बोला आई एम अपेयरिंग, देयर इज नथिंग रॉन्ग इन द ऑर्डर ऑफ द हाई कोर्ट, आई वुड वांट टू एड्रेस माय लॉर्डशिप, मैं आप बोलना चाहता हूँ। तो उनके साथ जस्टिस कृपाल थे, जो मुझे जानते थे क्योंकि मैं पेश हुआ था कई बार उनको। तो वो आई स्टिल रिमेंबर ही स्माइल्ड बिकॉज ही न्यू कि मैं क्या कर सकता हूँ कोर्ट के अंदर, इन दैट इट्स नॉट मी। तो जस्टिस वर्मा वाज टेकन अबैक। वो उन्होंने सोचा कोई जूनियर सा कोई वकील है, अपने आप को बड़ा हीरो समझता है, तो मुझे ऐसे बोलते हैं वी विल हियर द मैटर राइट अवे, मुझे बोलते हैं। तो आई सेड दैट्स फाइन, आई सेड ठीक है प्लीज़। अब उन्होंने तो बोल दिया विल हियर द मैटर राइट वे, मैंने बोल दिया हाँ, पर शुरुआत करनी थी मिस्टर जेटली ने, क्योंकि पिटिशनर के काउंसिल वो थे। अब मिसलेनियस हेयरिंग में कोई भी बंदा, कोई भी वकील पूरी तैयारी करके नहीं आता, क्योंकि वो तो पहली हेयरिंग है। अब चीफ जस्टिस बोल रहे हैं हम मैटर सुनेंगे, रिस्पोंडेंट कह रहा है कि मैटर सुनो, बहस करनी है पिटिशनर को। पिटिशनर पूरा मैटर तैयार हो ही नहीं सकता है क्योंकि वो मिसलेनियस हेयरिंग है। तो देयर वाज पिन ड्रॉप साइलेंस in the court because Mr. Jaitley obviously would not have argued the whole matter in extenso because of the first hearing, and Justice Sharma could not have expected कि मैं बोलूँगा कि आप बहस करो। तो मैंने बोला बहस सुनो, और तो what seemed to be eternity में कल 1 मिनट भी ज़्यादा है, 15-20 सेकेंड उन्होंने क्या किया, उन्होंने फाइल रखी और बोला एडमिट, राइट, काम खत्म, राइट। तो मेरा जो एक तो क्या चीज़ें हुई, मेरा सपना था कि देखो मैं जाके बड़ा हीरो बनूंगा, वो गया। दूसरा जो एवरी जूनियर लॉयर सोचता है कि, और जो जूनियर लॉयर के साथ कई बार डील होता है कि भैया वो तो तैयार होके आया है, पर उसको देखने पर जज नहीं जानता, कुछ वो शक्ल नहीं पहचानता। हम दिस इज वन ऑफ द बेन्स ऑफ आवर लीगल सिस्टम कि हम वी गो बाय अपीयरेंस एंड नॉट कैपेसिटी, राइट। ये हिंदुस्तान में खामी है कि, एंड वी हैव एन एज बायस। अगर हम सोचते हैं कि बंदा अगर थोड़ा यंग है तो काबिल नहीं होगा, बंदा अगर वो है वो काबिल होगा। तो ये इंटरप्ले था बहुत चीज़ों का, एक जूनियर लॉयर की एम्बिशन, लीगल सिस्टम की डिस्टॉर्शन, एंड द होल डिसफंक्शनल नेचर ऑफ दैट पर्टिकुलर केस। तो ये भी मैं कभी नहीं भूलता है कि भैया, क्योंकि ये आपको जब सोचते हो आज की डेट पे मुझे ऐसी चीज़ नहीं होगी, पर अगर मैं किसी जूनियर लॉयर के आज की डेट में देखता हूँ, मैं कोर्ट में देखता हूँ, वो अच्छी बहस करता है, बोलता है, मैं मेक इट अ पॉइंट टू टेल हिम और हर दैट यू आर्ग्यूड वेरी वेल, बिकॉज किसी जूनियर लॉयर को और कुछ नहीं चाहिए, उसे बस एक वर्ड ऑफ अप्रिसिएशन चाहिए। एंड इवन कोर्ट्स नाउ हैव चेंज फॉर द बेटर बिकॉज दे आर फार मोर इंटेलिजेंट टू जूनियर लॉयर्स। सो दिस इज द फन ऑफ कोर्ट। आपके पास पॉजिटिव्स भी हैं, नेगेटिव्स भी हैं, आप पे डिपेंड करता है कि आप पॉजिटिव नेगेटिव को भी पॉजिटिव कैसे बना सको, और या पॉजिटिव को नेगेटिव बना दो अपने पागलपने करके, तो आप पे डिपेंड करता है। अच्छा, तो आप शुरुआती दौर से ही मतलब लॉ करने के बाद दिमाग में आता था, तमाम लोग जैसे कोई क्रिमिनल में अपने आप को स्पेशलाइजेशन बनाना चाहते थे, कोई सिविल के लिए, आपका क्या ड्रीम रहता था? ऐसा कुछ नहीं, लॉ अगर आपको प्रैक्टिस करना है तो आपको ढंग से प्रैक्टिस करना है। तो यू हैव टू नो लॉ इन ऑल इट्स वर्थ एंड ब्यूटी, बिकॉज आप लॉ को डिसमेंबर नहीं कर सकते। नॉ कैन यू कन्फाइन योर सेल्फ टू एन एरिया, एक पर्टिकुलर एरिया को, निश एरिया को में आप लिमिट नहीं, आपको जानकारी पूरी लीगल सिस्टम, पूरा जो इसका एक्सपेंस है,
you have to understand the whole corpus juris as it is. It's an ecosystem. Law एक ecosystem है. Ecosystem में जैसे हम करते हैं, we breathe, we walk, we everything. It's not just what we are doing because things around are congenial to it. तो आपको you have to adapt to it. It's like the system acts on you. There's interdependence, linkages होती है. तो मैंने कभी किसी हर एक लॉयर का एक फील्ड ऑफ प्रेफरेंस होता है. पर फील्ड ऑफ प्रेफरेंस का सिर्फ ये रिजल्ट होता है कि जब उस केस की तैयारी करता है तो उस केस की तैयारी थोड़ी जल्दी करता है. दैट्स द ओनली डिफरेंस. बट अगर लीगल प्रिंसिपल वकील जानता है तो हर एक सिस्टम को वो हैंडल कर सकता है. और ये ज़रूरी है कि जो वकील हो उसको एक टोटलिटी का आइडिया हो एंड नॉट एक एक्सक्लूसिविटी का अंडरस्टैंडिंग हो, जिससे कि वो वकील. सो आई हैव नेवर एवर कन्फाइंड माई सेल्फ. मैं तो हमेशा चाहता हूँ कि नया सीखूँ, अल्जाइमर भी नहीं होगा फिर इस हिसाब से. बार से कितना अटैचमेंट रहा या उस तरफ काम करने का मौका मिला? बार से बार के तो मेंबर हैं. नहीं, मेरा कहने का मतलब है जैसे प्रेजेंट में तमाम एडवोकेट्स एक्टिवली पार्टिसिपेशन करते हैं, इलेक्शंस में खड़े होते हैं, तो क्या इस तरह का टाइम लिम मिल पाया आपको? ना टाइम नहीं. मेरा कभी इंटरेस्ट ही नहीं था. आई हैव इफ एनीवन हु नोज मी, in fact this is the single biggest contrast between me and my father, क्योंकि he was also very politically active. और मेरे को कभी पॉलिटिक्स में कभी इंटरेस्ट हुआ ही नहीं, और ना बाहर की पॉलिटिक्स में. हाँ, एंड इन सो फार एज नेशनल पॉलिटिक्स इज कंसर्न्ड ओनली एज एन इंटेलिजेंट ऑब्जर्वर, बिकॉज इन अ डेमोक्रेटिक सिस्टम जहाँ हम वैल्यूज़ ऑफ अकाउंटेबिलिटी की बात करते हैं, रिप्रेजेंटेटिव नेचर की बात करते हैं, एज अ कंस्टिट्यूएंट ऑफ इट मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मैं जानूँ मेरे आसपास क्या हो रहा है एंड मैं इन माई लिमिटेड वे उसके अंदर कंट्रीब्यूट करूँ. सो आई एम नॉट अ पैसिव पोलिटिकल एजेंट, आई एम एन एक्टिव पोलिटिकल पार्टिसिपेंट इन दिस. मेरे पास सिस्टम एक्ट नहीं करता, मैं सिस्टम से इंटरैक्ट करता हूँ टू दैट एक्सटेंट. बट बार पॉलिटिक्स माई फादर मल्टीपल टाइम्स वो, और कई बार मुझे लगता है कि मैं उनके लिए काफ़ी कुछ कर ही नहीं पाया इन द इलेक्शंस, क्योंकि मेरे में वो एट्रीब्यूट ही नहीं था जिससे कि उनसे, नॉट दैट ही नीडेड एनीवन, उनको चाहने वाले इतने थे कि मेरे बोलने ना बोलने से वो नहीं होता. पर पॉलिटिक्स में मैंने कभी ओनली टाइम आई गॉट एक्टिव वाज इफ माय फादर कंटेस्टेड इलेक्शन. वो भी बहुत ही आई वाज कम ही बोलूँ अपने बारे में, तो कोशिश पूरी करता था पर इतना अच्छा नहीं था. पॉलिटिक्स में कभी नहीं. मेरा हमेशा ये सोच रही है कि पहले कुछ सब्सटेंस बनो, सब्सटेंस आए, कोई चीज़ समझो, एंड जब वापस आपको सिस्टम को देने का टाइम आए उस समय गेट इन्वॉल्व इन दीज थिंग्स, बिकॉज आई एम फर्स्ट प्रोफेशनल एंड एज अ लॉयर यू हैव अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी टू डू गुड. अब मैं इवन एज अ प्राइवेट काउंसिल अदरवाइज, अब जैसे इवन एज अ गवर्नमेंट काउंसिल, अगर मुझे कभी लगता है कि कोई चीज़ गलत है तो मैं कभी उसे डिफेंड नहीं करता हूँ. आई से दिस इज़ नॉट, एंड मुझे लगता है कि करना है तो छोड़ता नहीं हूँ. So that has been it in law. You can always do anything. You can do good as a lawyer. तीन दशक का बेंच के साथ आपका अनुभव हो गया. अगर मैं अमन सर आपसे पूछूं कि ऐसे कौन से पर्टिकुलर जज थे या जजेस थे जिनके विजडम ने एक अलग तरह की छाप छोड़ी, पहले थे या अब हैं, या मतलब चाहे सुप्रीम कोर्ट रहा हो या हाई कोर्ट रहा हो, अगर ऐसे अपने फैसलों से, ऐसे अपने जजमेंट से. You see, beauty of our legal system is that it is constantly evolving, and इसकी evolution में जो participation is always joint of a lawyer and a judge, but the role which is of seminal importance is that of a judge. Yes. And over the past 3 decades, what is very notable about what I've seen is that with few notable exceptions, generally जो fidelity है, जो एक commitment है to the way of adjudication, and that's why I say हमारे जो judicial system है, that is a extremely well developed, very evolved, very mature and an efficiently working system. इसके अंदर whatever their personal disposition towards a matter may be, I mean, कई मेरे को एक्सपीरियंसेस अपने से हुए, जैसे शुरू में बताया, जैसे मेरी हॉस्टिलिटी, ऐसे हो सकते हैं. बट जनरली इन सो फार एज द वर्किंग ऑन द सिस्टम इज कंसर्न, यू कांट नेम 1 or 2 जजेस हु हैव द कंट्रीब्यूशन ऑफ मोस्ट ऑफ देम
has been fairly substantial. So it is not as if in this industry there have been so many cases of such huge significance over this period of time. Also, I mean, I'm not only talking about the later developments of these cases. जैसे अभी पिछले 1-2 साल 3 साल में आप इतने सारे proliferation of cases देख रहे हो, एक जो नई तरह की jurisprudence evolve हो रही है उसके अंदर. So it is not ये आजकल this is high visibility thing because ये issues आ रहे हैं जो एक जिसके बारे में एक पॉपुलर अंडरस्टैंडिंग है, ओपिनियन है. पर लॉ में कई चीज़ें ऐसी भी होती हैं जिसके साथ दी अनइनिशिएटेड का जिसका कोई लेना देना ना हो, पर क्योंकि वो लीगल सिस्टम को वर्क करती है और नॉर्म्स बनाती हैं जिससे कि गवर्नेंस हो, तो वो अनोनिमसली काम करती हैं. तो उसके अंदर भी बहुत सारी डेवलपमेंट्स हुई हैं कि आपने कैसे काम करना है, कि आपने लॉ को कैसे अप्लाई करना है. सो वन इज द पब्लिक डायमेंशन ऑफ इट, which you see for everyone, that is there is a development. The other is the private aspect of it, which where work is done quietly. Law का primary काम quietly ही होता है. आप एक बड़ा fraction आप देखते हैं जो newspaper में पढ़ते हैं, वो that is just a fraction of it. That is not even scratching the surface of it. The real law, all of us, whether they're lawyers or judges, वो बड़े चुपचाप काम करते हैं और बहुत substantial काम होता है. बतौर ESG कितना चैलेंजिंग रहता है गवर्नमेंट को ऑलवेज डिफेंड करना तमाम ऐसी बार फर्स्ट ऑफ ऑल as I have as a law officer, and this is very commendable that it happens as a law officer, मेरे को कभी किसी का इन्फ्लुएंस या दबाव नहीं आया. ना मैं इन्फ्लुएंस या दबाव में कभी आता भी हूँ, नॉट दैट्स एन इशू, बट आया नहीं. और एज आई सेड द ब्यूटी ऑफ बीइंग अ लॉ ऑफिसर इज कि एज अ प्राइवेट काउंसिल, बिकॉज मेरे दोनों चीज़ का एक्सपीरियंस है, एज अ प्राइवेट काउंसिल मेनी टाइम्स यू हैव टू डिफेंड इंडिफेंसिबल. आपको कई बार बिकॉज व्हाट इज बीइंग डन, व्हाट इज एट स्टेक, एक प्रोफेशन में जो स्टेक होता है वो जो लिटिगेंट है वो नहीं होता, उसमें स्टेक होता है इशू, वैल्यू सिस्टम क्या है. अब द वर्स्ट ऑफ इंडिविजुअल्स कैन हैव द बेनिफिट ऑफ अ सिस्टम. द वर्स्ट ऑफ पॉइंट्स ऑफ व्यू, सबसे घटिया पॉइंट ऑफ व्यू को भी वॉइस मिलनी है. एक बहुत नोटोरियस इवेंट को भी एग्जामिन करना पड़ता है, क्योंकि इट इज़ नॉट द इंडिविजुअल, द इवेंट, द स्पीच और एनीथिंग एल्स, इट इज़ अ प्रोसेस. क्योंकि हमारे पास एक लीगल सिस्टम है जिसके अंदर एक हम मेथोडोलॉजी डिवाइस की है जिससे कि हर एक बंदे की आवाज़ सुनी जाए और उसके ऊपर एक्शन लेने से पहले एक लीगल मेथड फॉलो किया जाए. अब लीगल मेथड फॉलो करने में कई बार एडवांटेज आता है दोज हु डोंट एक्चुअली डिजर्व इट, राइट. तो तुम ये तो खुश होते हो कि तुमने पॉइंट किया और पॉइंट लिया और पॉइंट माना गया, पर जो पॉइंट लिया किया माना गया उसका जो बेनिफिट ऐसे इश्यूज इंडिविजुअल्स को होता है जिसके साथ आपके साथ मेल नहीं है. एज अ प्राइवेट लॉयर, एज अ गवर्नमेंट लॉयर द एडवांटेज इज दैट अगर मुझे लगता है कि कोई चीज़ गलत है तो मैं बोलता हूँ इन कोर्ट कि ये गलत है, मेरे हिसाब से ये होनी नहीं चाहिए. अगर मुझे लगता है गलत है तो मैं छोड़ता नहीं हूँ कि मैं फिर लग जाता हूँ कि भैया इसको छोड़ना ही नहीं है. तो एक जॉब सेटिस्फैक्शन, ऑनेस्ट गवर्नमेंट सर्वेंट को जो जॉब सेटिस्फैक्शन होती है कि इन द सेंस यू आर ऑन द राइट साइड ऑफ द लॉ, फॉलोइंग योर प्रिंसिपल्स, डूइंग व्हाट इज राइट, and doing what is right without anything impinging on your conscience or whatsoever. So the kind of joy, the fulfillment, the satisfaction जो आपको मिलती है, that is immense. So this is something which I really enjoy. Of course सारे बोलते हैं देखो पैसे तो आप कमाते नहीं हो इतने महीने, ठीक है, सिर्फ पैसा कमाना लाइफ में चीज़ नहीं है. जो बिना उस लेवल का ना कमाए बिना, अब कई बार होता है you have battery of lawyers on the other side running into crores of rupees money people spend, तो तुम जाते हो as a counsel and with hardly anything you are able to prevail. So it is in that scheme of thing, David versus Goliath तो मैं नहीं बोलूँगा इसके अंदर, but nevertheless it is in so far as this question is concerned, you are not acting as a mercenary at all. You are not being what should I say someone जो एक कोई amoral आदमी कर रहा है. जैसे एम्ब्रोस बेयस ने बोला हुआ है, वकील होता है who is trained in circumvention of the law. तो you are not circumventing the law, you are applying it. So it's got lot of job satisfaction. 3 दशक का अनुभव रहा. इस 3 दशक के अनुभव के साथ ही आपको तो चूँकि फादर भी आपके
एडवोकेट रहे हैं। आपको दो, अगर मैं सबसे बड़ी दिक्कत इस लीगल प्रोफेशन के बारे में अगर आप पॉइंट आउट करना चाहें, तो वो कौन से होंगे प्रमुख? दो दो प्रमुख problems with the legal system. I mean, you can't limit it to one or two problems. The legal, every system which it works has got a host of problems. मेन जो उठाया जा सकता है। The main, the primary thing which we need to concern ourselves with, and which I personally feel is the only issue which is bedeviling this system, is we have to in some way control the miscellaneous days in the Supreme Court, insofar that is concerned, because कई बार होता है कि matters are entertained which are subsequently summarily dismissed, and apart from that, I think there's a problem here, and I will not. हम लोग as lawyers, you know, we have a role of greater responsibility, because what we do is, and we do it through other channels also. हम circulate करते हैं कि ये lawyer चलेगा, right? और यहाँ ये इस कोर्ट में ये चलेगा, right? And which is not true, may not always be true. I'm not saying it's not completely untrue, but generally it is not so, because merit is definitely seen today. But because the system, and then उसके अंदर multiple stakes है बहुत लोगों के. You got firms, you got briefing councils, you got others who have their own way of working. उससे क्या होता है, दो चीज़ें होती हैं. First of all, the legal pool gets constricted in the sense कि जैसे एक जूनियर वकील है जिस पर काबिलियत है, जो क्लाइंट है वो काबिलियत नहीं देखेगा, वो देखेगा कि भैया चलता क्या है, और अगर वो देखेगा चलता क्या है तो काबिलियत तो बिल्कुल इनसिग्निफिकेंट हो जाएगी. और क्योंकि काबिलियत इनसिग्निफिकेंट हो जाएगी, जो एक जूनियर वकील को लगना चाहिए यार मैं काम करूंगा तो मुझे फ़ायदा होगा, ये उससे हटेगा, बोले मैं काम क्यों करूं, मैं भी वही करूंगा जो चलता है. तो उससे क्या होता है, जो हमारा एम्फोसिस पढ़ाई पे है, बैठ के पढ़ना, समझना, और जो समझे बोलना, और ये एक्सपेक्ट करना कि जो हम बोल रहे हैं, जैसे मेरा जैसे वर्मा के साथ एक्सपीरियंस हुआ, क्योंकि मैं अनजान था, उसका रिजल्ट होगा मैं कोई भी हूँ, मैं कोई ना भी हूँ, अगर मैं जो बोल रहा हूँ, इसको अगर हम टैकल करें. आजकल जैसे बच्चे लोग क्या करते हैं, कंप्यूटर आ गए हैं तो किताब नहीं खुलती, वो सीधा कंप्यूटर पे जाते हैं, फीड करते हैं, जवाब लेते हैं. हर एक जजमेंट जो होती है एक यूनिक है, हर एक जजमेंट कोई किसी को अप्लाई नहीं कर सकते किसी और जजमेंट के साथ. तो एक तो हम जल्दबाजी, क्योंकि हम देखते हैं वकील 20-20 मैटर 30-30 मैटर कर रहे हैं, कोर्ट से कोर्ट भाग रहे हैं, करोड़ों रुपया कमा रहे हैं. जो जब जूनियर वकील होता है देखता है इतने मैटर कर रहे हैं, इतना कमा रहे हैं, अगर आप मैं 20-25 मैटर करूँगा दिन के अंदर, तो मैं पढ़ाई तो मैं एक 25वीं करूँगा एक मैटर के ऊपर ना. अगर मैं 3 मैटर करूँगा, 4 मैटर करूँगा. तो ये सिस्टम जो है, तो हमारे को जो मेंटालिटी है, हमारे को सीखते हैं हम चॉइसेस ऑफ द लॉयर कंसर्न, कि वो चाहता क्या है. अगर आप एक तरीके से चलिए और ये सिस्टम को हैंडल करें कि भैया देखो ये नहीं है कि भैया ये सर्कुलेट करो कि भाई ये बंदा चलेगा. चलना इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, करना इज़ इम्पॉर्टेंट, काम इज़ मोर इम्पॉर्टेंट. आई थिंक द लीगल सिस्टम will transform dramatically, because it will have more of intellectual input into it than is presently put. आजकल हम भाग दौड़ में, बंदे को आइडेंटिफाई करने में, कोर्ट को किसी तरीके से कंट्रोल करने में, उसमें समय निकाल देते हैं, काम पे ज़्यादा ध्यान कम देते हैं. जो यंग लॉयर्स जो लॉ कर रहे हैं या आ रहे हैं या जजेस बनने की तैयारी कर रहे हैं, सीनियर एडवोकेट अमन लेखी साहब को अगर सुन रहे हैं, तो क्या एडवाइस आपसे मिलेगी? मेरा तो एडवाइस यही है कि लॉ में बहुत समय लगता है. मैं आई स्टैंड टेस्टिमनी टू इट कि कुछ आसानी से नहीं मिलता, बहुत धक्का खाना पड़ता है, बहुत मार खानी पड़ती है. मैं आपको बताता हूँ, मैंने अपने जब सेल फोन नया नया आया, कोर्ट में जाता था तो तुम्हारे को इंटेलिजेंस नहीं, तुम बहुत तैयारी करके जा सकते, जैसे आपके बोल रहे हैं, तो तुम चाहते हो कि तुम्हारे को अप्रिशिएट किया जाए, राइट? और अप्रिसिएशन का नाम छोड़ दो, फाइल चली जाती थी. तो मैंने अपने
फ़ोन में जो नया नया फ़ोन आया हुआ था, तो तुम बाहर निकलते हो, यू आर अपसेट। एवरी लॉयर वांट्स अ केस एट द ब्रेक। अब जो भी जूनियर वकील सुन रहा होगा वो समझेगा इस चीज़ को। अरे और मैं अपने ऑफिस में भी ऐसे ही रखता हूँ, यू डोंट एक एंटाइटल्ड एस्टैब्लिश्ड लोग नहीं जो खुद बनते हैं ऊपर, वो हमेशा ज़्यादा ऊंचा जाते हैं। मैं वह खुद था वैसे, तो मैं उनको जानता हूँ, समझता हूँ, और उन्हीं को मैं एड्रेस कर रहा हूँ, क्योंकि बाकी जो लोग होते हैं वो अच्छे वकीलों के पास चले जाते हैं, अच्छे जजों के पास इंटर्नशिप कर लेते हैं, वो सर्कल बन जाता है, उनको काम मिल जाता है। जो उसके बाहर हैं उनको थोड़ा एफर्ट ज़्यादा करना पड़ता है। तो मैंने अपने फ़ोन में लिखा हुआ था, जब भी मैं फ़ोन ऑफ कर देता था, लगे रहो अमन। ये भैया, ये कोई बात नहीं, हो गया, सूत्र वाक्य। लगे रहो। तो आई विल से दिस टू एनीवन, नथिंग कम्स इजी। पर अगर आपकी कमिटमेंट टोटल है, अगर आपका फेथ अनशेकेबल है, और अगर आपकी कैपेसिटी इज अनबीटेबल, देन नथिंग कैन स्टॉप यू। एंड इवन इफ कुछ चीज़ आपको स्टॉप करती है, तो आप में सेटिस्फैक्शन है कि आपने ढंग से ज़िंदगी जी। ये important बात है। अब लास्ट आपसे क्वेश्चन बहुत पर्सनल है। अमन लेखी साहब को मैं भी बहुत दिनों से सुप्रीम कोर्ट में देख रहा हूँ। इतना फिट एंड फाइन रहने का क्या राज क्या? फिट एंड फाइन ऐसी बड़ा सिस्टम, वेरी सिंपल। इसी माइंड नीड्स अ बॉडी, राइट? एंड मेरे को ये है कि भैया, जैसे मैं आपको बताया, मुझे तो बहुत समय लग रहा है, और मुझे मेरी ड्रीम्स बहुत ज़्यादा हैं। तो अब मेरे को, अगर जब तक बॉडी नहीं साथ चलेगी तो मैं दिमाग का क्या करूँगा? तो मैंने सोचा कि मैं ज़रा कभी मैं एक्सरसाइज करना शुरू करूँ। सो आई स्टार्टेड जिमिंग फॉर लास्ट 2-3 years, एंड आई कीप माई सेल्फ फिट, बिकॉज दिस इज अगेन फॉर ऑल द यंगस्टर्स देयर। लॉ में you are performing in public, right? This is, everything has to be, and this is also, I used to hear, now that I'm saying it, I used to hear my father say, my nephew एक बारी came for a conference without shaving, तो उन्होंने बोला कि फिर से नहीं होना चाहिए। I was not with my father, but this is these things, this is symbolic. A lawyer performs in public. Yes. And a lawyer should not only perform his work well, when he is performing, he should look good, because it should be both. It should be a treat to look at a lawyer, not just appreciate him for his work, but also he should be a figure which should not be repulsive. So, and being physically fit, apart from the fact that it adds to your endurance, in the sense कि आपको law is a very physically demanding profession also. आपको कोर्टों के बीच में भागना पड़ता है, अपने कोर्ट रूम्स के बीच में भागना पड़ता है, एंड ऑल दैट, एंड घंटों खड़े होकर काम करना पड़ता है। तो यू हैव टू बी फिजिकली फिट, सो इट कीप्स यू फिजिकली फिट, नंबर 1. नंबर 2, एट अ वेरी पर्सनल लेवल, what I have in mind is, and which everyone who is grown up alone in the profession would know, कि भैया, ये जो भी तुमको देख के बोलेगा कि कोर्ट के अंदर तो बुरा हाल कर सकता है, कोर्ट के बाहर भी बुरा हाल कर सकता है। चलिए, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद अमन सर, आपसे बात करने का बहुत ही मज़ा आया बात करने में। लीगल प्रोफेशन से जो लोग भी जुड़े हैं उनके साथ अपने अनुभव हैं, और वो अनुभव एक दिन के अनुभव नहीं है, उनको सालों साल लग जाते हैं। इन अनुभव को पाने के लिए एक बड़ी परिश्रम, एक बड़ा कठिन मेहनत है जो रात दिन लगानी पड़ती है। और अमन लेखी साहब जैसे लोग जिन्होंने 3 दशक तक कंटिन्यूस मेहनत को बरकरार रखा है, और आगे के लिए भी हम लोग उम्मीद कर सकते हैं कि बड़े मामलों में, बड़े कानून के फैसलों में अमन लेखी साहब को हम लोग इसी तरह से देखते रहेंगे। फिलहाल इस कड़ी में इतना ही। कैमरामैन रविकांत के साथ मैं विप्लव अवस्थी।